Hello students, now we will discuss about the next chapter of grade 9 science, chapter 9 force and law of motion, forces and laws of motion. This chapter is related to previous chapter motion, chapter 8 हम जो previous chapter study कर चुके हैं उसमें हमने पढ़ा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो या तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी वेलोसिटीज क्या होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ा है। अब हम जितने भी हमारी एवरीडे की लाइफ है उसके अंदर हम कुछ एफर्ट डालते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टॉप करने के लिए, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है उनको मूविंग मोशन यानी कि पोजीशन में लेके जाने के लिए हम कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, जो हमारा मस्कुलर फोर्स होता है। वो मस्कुलर फोर्स किस तरीके से काम करता है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो क्या है, फोर्स की। जो फोर्स होता है वो एक्चुअल में क्या चीज होती है। फोर्स हमारा क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम रेस्ट से मोशन में लेके जाएंगे या मोशन से रेस्ट में लेके जाएंगे तो हमें कुछ एफर्ट्स, कुछ फोर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, जिसको या तो हम पुल करेंगे या फिर उसको पुश करेंगे। तो वो हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। जो फोर्स होगा एक किस तरह की क्वांटिटी है, फोर्स हमारी एक क्वांटिटी है पुल और पुश की। पुल या फिर पुश, दोनों ही कंडीशंस के अंदर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं जिसको बोला जाता है फोर्स। अब जो ये फोर्स होता है पुल और पुश का, वो किस यूज में आता है, दो ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट में करने के लिए, एट रेस्ट एंड इन मोशन, और किस चीज के लिए, इन मोशन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारे रेस्ट में है, एफर्ट डाल के हमें उनको मोशन में लेके आना है, या फिर जो ऑब्जेक्ट हमारे मोशन के अंदर है उनको हमें रेस्ट में लेके जाना है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है कि उनके ऊपर कोई एफर्ट अप्लाई किया है, उस एफर्ट को क्या बोला गया, फोर्स बोला गया। अंडरस्टूड। तो ये थी हमारी जो सिंपल सी लैंग्वेज है कि पुल और पुश, पुल करना या पुश करना। हमने कुछ एफर्ट उसका अपने अंदर दिया तो वो ऑब्जेक्ट स्टेट है, रेस्ट, उसकी जो स्टेट होती है या तो वो रेस्ट में गया है, या फिर वो उसकी पोजीशन जो चेंज होती है, जो स्टेट चेंज होती है रेस्ट और मोशन वाली, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, या फिर उसकी हम क्या करते हैं, शेप चेंज कर देते हैं। शेप चेंज किस तरीके से होगी, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है तो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो पुल या पुश के क्वांटिटी के अंदर हमारी डायरेक्शंस भी आती हैं। और कोई शेप चेंज करना, शेप चेंज करने का एग्जांपल हम लेते हैं कि शेप चेंज किस तरीके से, मान लिया हमने कोई रबड़ का बॉल लिया तो हमने उसको पुश करना शुरू किया, जो स्ट्रेचेबल चीजें होती हैं, या फिर एक काम करते हैं, जैसे हमने कोई स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच करना शुरू किया, एक कंडीशन पे वो इतना स्ट्रेच होना, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि वो स्ट्रेच होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी उसकी मूवमेंट वाली रेज, वो लाइंस होती हैं, वो सारी फिनिश हो गई हैं। लेकिन जो हम उसको पुश करेंगे अगेन उसी डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाती है। उसी तरीके से कोई बैलून हम लेके पुश करते हैं तो उसकी शेप भी हम चेंज कर सकते हैं। तो पुल या पुश की जो क्वांटिटी आती है वो या तो स्टेट चेंज कर सकती है, यानी कि रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे ही हम हिट करते हैं किसी भी बॉल को, हॉकी से लगा लो या बैट से लगा लो, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, वहां चेंज होती है। या फिर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करते हैं, उसको पुल करके या उसको पुश करके, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब फोर्स के बारे में दो पॉइंट्स और आते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास कोई कार या टेबल रखी है, इस टेबल पे वन पर्सन यहां से फोर्स लगा रहा है एंड वन पर्सन उसके अपोजिट फोर्स लगा रहा है।
इसका जो फोर्स है वो भी मान लिया मैंने 100 या 10 न्यूटन लगा लो, क्योंकि न्यूटन हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो फोर्स होती है उसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो सेम डायरेक्शन से, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन से जब सेम फोर्स लगेगा, इसमें भी 10 न्यूटन, इसमें भी 10 न्यूटन, तो जो ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज इज सेम फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स अप्लाई होता है सेम फोर्स है, 10 न्यूटन इधर से या 10 न्यूटन इधर से, इसने इसकी पोजीशन को चेंज होने नहीं दिया, इसकी स्टेट को चेंज होने नहीं दिया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। यानी कि बैलेंस बना के रखना। ये मान लिया मैं इधर से भी किसी पाम से इस पे क्या करती हूँ, प्रेशराइज करती हूँ, यहां से भी जब सेम हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, तो वो हमारा बन जाएगा बैलेंस्ड फोर्स। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स की, अनबैलेंस्ड है, क्लियर बात है। अगर हमने यहां पे सेम क्या किया है, जब हमारा वन फोर्स इज ग्रेटर देन अदर फोर्स, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स अप्लाई करते हैं, वन फोर्स इज ग्रेटर देन अदर फोर्स, इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो उसकी स्टेट में चेंज आना जरूरी आ जाएगा। मतलब यहां हमने ले लिया 20 या फिर 50 न्यूटन, मान लिया इस पर्सन ने जितना फोर्स लगाया है वो है 50 न्यूटन, इस अपोजिट डायरेक्शन से ओनली 10 न्यूटन, तो ये जो बोर्ड है या टेबल है वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसके अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, क्योंकि जो चीज स्टेट पे थी वो मोशन में चली गई है ज्यादा फोर्स लगने की वजह से, तो वो बन गया अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या, व्हेन वन फोर्स इज ग्रेटर देन अदर, इज ग्रेटर देन अदर, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स बन जाएगा। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्स के ऊपर ही, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट जो कि इसके वर्ड के नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट होना। कॉन्टैक्ट किस तरीके से होगा, जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या आया, अप्लाइड फोर्स आ गया, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, या फिर जब हम चलते हैं रोड के ऊपर तो जो फ्रिक्शन होता है, या जब गाड़ी किसी रोड पे चलती है तो वहां फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स ये दोनों चीजें कांटेक्ट आने के बाद ही किसी बॉडी पे फोर्स लगाती हैं। कांटेक्ट में आने के बाद, टच करने के बाद, यानी कि कांटेक्ट में आने के बाद किसी बॉडी पे फोर्स लगना, लाइक अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। जब किसी बॉडी के, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, जब तक हम इसके कांटेक्ट में नहीं आते, इस पे फोर्स नहीं लगता, तो कांटेक्ट में आने के बाद जब किसी बॉडी पे फोर्स लगना शुरू होता है वो हमारा बनेगा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के अंदर हमारे आते हैं अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, या फिर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी कब होगा, जब हम टच में जाएंगे किसके, रॉड के, तो यानी कि जो चीज टच में होगी वो कांटेक्ट फोर्स, टच में जाने के बाद जिसमें फोर्स अप्लाई होता है सो कांटेक्ट फोर्स, एंड विदाउट टच तो और क्या बन जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स किस तरीके से, जैसे कोई मैग्नेटिक फोर्स होता है, टू मैग्नेट्स होते हैं, मान लिया हमने यहां ले लिया, मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ऑलवेज क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट, क्योंकि जो सेम होते हैं वो अट्रैक्ट, सॉरी जो डिफरेंट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, एंड सेम आर रिपेल ईच अदर। उसी तरीके से आता है चार्जेस के बीच में। चार्जेस किस तरीके से होते हैं, चार्जेस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या हो जाएगा, डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, अनइक्वल चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, एंड इक्वल चार्जेस आर रिपेल ईच अदर।
लेकिन इसके कांटेक्ट में आने से पहले ही ये अपना फोर्स लगाना शुरू कर देता है, तो इसको बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज तुम लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो विदाउट टच ही अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है कि ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आने से पहले ही इसमें फोर्स अप्लाई हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड चार्जेस वाला जो फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टेक्ट होते हैं। जो कॉन्टेक्ट में आने से पहले, जैसे चुंबक होती है मैग्नेट, आयरन के पास जाने से पहले अगर वो सेम हैं दोनों पोल, जाने से पहले ही इसको दूर करना शुरू कर देती है, रिपेल करना, तो विदाउट कांटेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये तो फोर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ऐसी इनएबिलिटी जो रेजिस्ट करती है उसके स्टेट को चेंज करने में। उसके स्टेट यानी कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपनी पोजीशन को, अपनी सिचुएशन को, अपने स्टेट को मेंटेन करके रखे। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट में रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, और जो डायरेक्शन उसकी मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसकी सेम डायरेक्शन रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो इनर्शिया हमारा क्या बन जाएगा, द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी इनएबिलिटी टू रेजिस्ट द स्टेट, जो उसकी स्टेट है रेस्ट और मोशन, उसको मेंटेन करके रखती है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस आने नहीं देती। ऐसी इनएबिलिटी किसी ऑब्जेक्ट की जब होती है तो उसको बोला जाता है इनर्शिया। अब इसके अंदर एक और आएगा, 3 टाइप्स होते हैं इसके, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन एंड इनर्शिया एट डायरेक्शन। तो यहां जब 3 चीजें हैं, 3 फोर्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और डायरेक्शन जो उसकी है वो अपनी ही डायरेक्शन में मेंटेनेंस रखेगा। तो वो होता है हमारा इनर्शिया। किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी इनएबिलिटी जो रेजिस्ट करती है उसको उस स्टेट में रुकने के लिए, रेजिस्ट यानी कि रोकती है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में मूव नहीं कर सकता, मोशन में नहीं जा सकता, अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन किसने ऑब्जर्व किए हैं? न्यूटन ने। सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने क्या बोला? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक हम अपना अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसके स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, तब तक वो ऑब्जेक्ट या तो स्टेट में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा।
तो जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ये बोलता है किसी ऑब्जेक्ट के पास इतनी टेंडेंसी होती है कि उसको डिस्टर्ब किए बिना वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा. So the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with that same velocity is called inertia. तो inertia किसको बोला गया, वही बोला मैंने, inability. That's why the first law of motion is called law of inertia. इसी वजह से जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोला गया. वाई? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वो स्टेट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में है तो वो मोशन में रहेंगे, अनलेस वी कंपेल्ड बाय एन अप्लाइड फोर्स, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, अपना जो एक्सटर्नल फोर्स होता है. अंडरस्टूड? तो यहां हमारा आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. तो डेफिनेशन देख लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा. एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और यूनिफॉर्म मोशन लिख लो. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कोई भी ऑब्जेक्ट है तब तक रिमेन्स का मतलब रहेगा, वो तब तक कोई भी चीज फिक्स है. स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट ऑफ एन अप्लाइड फोर्स. जब तक हम उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज, unless compelled to change its state, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए by an object, by an applied force, by an external force. By an external force. An object remain in a state of rest. कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में रहेगा और मोशन में रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. Why? The tendency of undisturbed object to stay at rest and to stay in a motion में रहेगा with the same velocity के साथ is called inertia. तो यहां तुम लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन. द टेंडेंसी, किस चीज की टेंडेंसी? अनडिस्टर्ब्ड होने की. द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट कब तक रहेगा? टू स्टे एट रेस्ट और मूविंग, रेस्ट में या फिर मूविंग में विद द सेम वेलोसिटी. विद द सेम वेलोसिटी के साथ वो रेस्ट में रहेगा. अगर उसकी रेस्ट पे वेलोसिटी हमने 0 कर रखी है तो वो 0 पे ही रहेगा. अगर वेलोसिटी हमारी मूविंग के टाइम पे 20 या 30 किलोमीटर पर मिनट या पर आवर या पर सेकंड है तो वो हमारा उसी सेम वेलोसिटी के अंदर रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं.
तो इज कॉल्ड इनर्शिया. दैट्स व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. सो ये भी प्रूव करना आ सकता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों है. तो तुम ये लिख सकते हो कि उसके पास टेंडेंसी होती है अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे ऑफ रेस्ट एंड मूविंग मोशन. किस चीज के लिए? अपनी ही पोजीशन में स्टे करने के लिए सेम वेलोसिटी के साथ इज कॉल्ड इनर्शिया. और यही फर्स्ट लॉ है, यही लॉ ऑफ इनर्शिया है. तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? So next is Newton's second law. न्यूटन का सेकेंड लॉ. न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सबसे पहले एक पॉइंट इसके अंदर आता है मोमेंटम. व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? मोमेंटम देखो पहले. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज डिनोटेड बाय कैपिटल P. मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी जो क्या हो जाएगा? मोमेंटम. एंड डिनोटेड बाय कैपिटल P. मास को हमने m से, वेलोसिटी को v से. तो P हमारा यहां हो जाएगा m इंटू v. दिस इज मोमेंटम. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है न्यूटन का सेकेंड लॉ. न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? The rate of change of momentum is directly proportional to force. जो rate of change of momentum होता है वो directly proportional to applied force in the direction of force. यानी कि जिस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई किया है हमने वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के. अब किसी भी बॉडी के अंदर जब हमें चेंज शो करना है तो ऑब्वियस है उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों की नीड है. तो इनिशियल को क्या लिखते हैं? U. फाइनल को क्या लिखते हैं? V. तो यहां हमारी जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं. न्यूटन्स सेकेंड लॉ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum. The rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Applied force जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की. मोमेंटम के बारे में हमने पीछे पढ़ा है. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है. तो मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम. उस मोमेंटम के अंदर चेंज, और जब किसी भी चीज के साथ रेट ऑफ जुड़ जाता है तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए दो मोमेंटम की नीड है. फर्स्ट इज मोमेंटम फाइनल एंड मोमेंटम इनिशियल, PF एंड PI. तो दोनों के अंदर जब चेंज लेके आओगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम PF माइनस फाइनल माइनस इनिशियल क्या बन जाएगा? यहां MV माइनस MU. ये तो हमारा, दोबारा से देख लो इसको बेसिक से. हमने लिया फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी को हम लेते हैं V, इनिशियल को U. तो फाइनल को हम V लेते हैं तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या बन जाएगा? यानी कि PF MV. और P इनिशियल हमारा क्या बन जाएगा? MU. U किसके लिए? इनिशियल के लिए. और V किसके लिए? फाइनल के लिए. आ गई ये बात.
अब इसके बाद बात करते हैं, सपोज हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन है, मास ऑब्जेक्ट का m है, टाइम को t से, वेलोसिटी को v से हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि एम वी माइनस एम यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, इसमें से हम m को क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, m v माइनस u डिवाइडेड बाय t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या बन जाएगा? फोर्स। क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दोनों का डिफरेंस, अभी तो चेंज आएगा दोनों में, डिवाइडेड बाय टाइम, बिकॉज द रेट ऑफ मीनिंग क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब दोनों के अंदर m कॉमन है तो m को बाहर निकाल लेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अब हम एक्सेलरेशन के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t की वैल्यू की जगह हम a पुट कर देंगे, जो कि v माइनस यू डिवाइडेड बाय t है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ma डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f बन जाएगा। हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, एक्सेलरेशन पुट कर दिया, बिकॉज a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो ये हमारी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम की जगह एक्सेलरेशन पुट किया। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म की जरूरत है। तो यहां हम क्या लगा देंगे, एम ए इज इक्वल्स टू के एफ लिख लो, या के को इस साइड लगा लो। के की जो वैल्यू है हमने 1 मेंशन की है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बन जाएगा हमारा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारा F इज इक्वल्स टू एन ए। दोबारा देख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चेंज इन मोमेंटम है तो कितने मोमेंटम की नीड, 2 की, एक फाइनल एक इनिशियल। P इज इक्वल्स टू mv होता है हमारा मोमेंटम। तो फाइनल के लिए v ले लिया, इनिशियल के लिए mu ले लिया, दोनों के अंदर चेंज के लिए mv माइनस mu ले लिया, ठीक है। तो यहां हमने पुट कर दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यहां से m कॉमन, v माइनस यू डिवाइड बाय t। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पुट कर दिया, m a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये रिमूव करके इसको प्रोपोर्शनल को हमने यहाँ k यानी कि कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट पे व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द अदर ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंटली रिप्लाई। इंस्टेंटली क्या कर देगा, रिप्लाई करेगा, यानी कि फोर्स लगा के। जब हमने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया इस तरीके से, तो इस ऑब्जेक्ट ने भी इंस्टेंटली क्या किया, रिप्लाई किया।
तो वो हमारा क्या बन जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसके साथ हमारी इक्वल या फिर अपोजिट रिएक्शन होगी। जब मैंने ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट, द अनदर ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली अप्लाइड द फोर्स विद इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल या फिर अपोजिट रिएक्शन के साथ, अब वो रिप्लाई करता है, रिएक्शन देता है, तो वो हमारा बन जाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके अंदर अगर मान लिया हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ए है और बी है, तो ये हमारा क्या है, जब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता है तो ये इसके ऊपर या तो इक्वल अप्लाई करेगा या फिर अनइक्वल अपोजिट करेगा। जैसे मान लिया फोर्स ए ने फोर्स लगाया बी के ऊपर, तो वो इक्वल भी होगा और अपोजिट भी होगा। तो एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी, यानी कि इक्वल भी लगा सकता है ये और ये इसके ऊपर अपोजिट भी लगा सकता है। So to every action there is equal and opposite reaction is called third law of motion. अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कोई भी गन जब क्या करती है, फायरिंग करती है, वो गन पे हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं वो बैक में क्या करती है, सेम फोर्स अप्लाई करती है। तो उतना ही उसने बैक में सेम फोर्स अप्लाई किया एक रिएक्शन के साथ, तो वो हमारा क्या है, एक जो बुलेट फायरिंग है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है किसका, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो ये हमारा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीनों मोशंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। योर लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड कैसे है, कांस्टेंट कैसे, उसके अंदर कोई चेंज क्यों नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So now our next topic is conservation of momentum. Conservation of momentum is based on third law of motion. Third law of motion हमने क्या पढ़ा, to every action there is equal and opposite reaction, कि जो भी हम रिएक्शन करता है एक ऑब्जेक्ट, तो उसके सामने वाला जिस ऑब्जेक्ट पे उसने रिएक्शन किया वो अपोजिट या फिर इक्वल रिएक्शन देगा। तो अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, एंड मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। मान लिया हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट लाइक टू बॉल्स ले ली हमने, टू बॉल्स हैं। उन बॉल्स का जो मास है, एक का m ले लिया, दूसरे का एक का m1 एंड सेकेंड इज m2। देयर वेलोसिटीज इज इनिशियल वेलोसिटी इज ua एंड ub एंड फाइनल वेलोसिटीज इज va एंड vb ले ली हमने। अब बात करते हैं कि जो डायग्राम है, मान लिया हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। ठीक है, मास m1, मास m2। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट A है तो UA, ऑब्जेक्ट B UB हो जाएगी। ये हमारी जो कंडीशन है, इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया हमने। अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, बट इसके अंदर हमने कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं किया, अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ जो UA है वो ग्रेटर देन है UB से। जब UA ग्रेटर देन है UB से, तो UA फोर्स अप्लाई करेगा UB के ऊपर, यानी कि ऑब्जेक्ट सेकंड यानी कि बॉल B के ऊपर। जब इसका मास मैक्सिमम है इसके मास से, तो UA यानी कि बॉल A प्रेशराइज करेगी बॉल B को। तो ये कंडीशन तो हमारी है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, when UA is greater than UB, so UA and UB collide each other, एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे।
ये है बिफोर कोलिजन सिचुएशन। अब ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होता है, यूए ने जब फोर्स अप्लाई किया तो इन दोनों का यहाँ क्या हो गया, कोलिजन हो गया। M1 M2 बॉल ए एंड बॉल बी आ गई। अब आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से ये ऑब्जेक्ट सेपरेट आउट हो गए, यानी कि बॉल ए बॉल बी, लेकिन जो इनकी वेलोसिटीज है उसके अंदर चेंजेस आ गए। चेंजेस किस तरीके से, इनिशियल को यू ए लिया था, फाइनल को यू वी ए एंड वी बी ले लिया। दोबारा देखेंगे, हमारे पास 2 बॉल्स हैं, दोनों क्या है, दोनों का जो मास है M1 एंड M2 एंड देयर वेलोसिटीज UA एंड UB बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। UA इज ग्रेटर देन UB, जब UA ग्रेटर देन UB से तो UA ने फोर्स अप्लाई किया UB के ऊपर, UB के ऊपर किया तो ड्यूरिंग द कोलिजन ये सिचुएशन बनी, ड्यूरिंग द कोलिजन। And this is after collision. आफ्टर कोलिजन दोनों सेपरेट आउट हो गए, लेकिन उनकी जो वेलोसिटीज होती है उसके अंदर चेंजेस आ गए। तो पहले हमारा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी UA एंड UB, देन आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटीज VA एंड VB। ये था हमारा डायग्राम। बिफोर कोलिजन इनिशियल वेलोसिटी, ड्यूरिंग कोलिजन हुए तो दोनों ने कोलाइड किया ईच अदर, एंड आफ्टर द कोलिजन इज VA एंड VB। सो मोमेंटा हमारा क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv होता है। तो इसके अंदर आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हेन रेट ऑफ चेंज आता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है। तो सबसे पहले जो मोमेंटम होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें सोल्व करना है वो मोमेंटम के ऊपर करना है, सो मोमेंटम यानी कि P इज इक्वल्स टू हमारा आ गया mv। अब जहां भी 2 पॉइंट्स आते हैं इनिशियल एंड फाइनल नाम के, इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल वेलोसिटीज है, फाइनल वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उनके मोमेंटम के अंदर चेंज आया किसकी वजह से, मास इनटू वेलोसिटीज की वजह से, क्योंकि बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी डिफरेंट थी एंड आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। तो वेलोसिटीज के अंदर चेंज आ गया, तो वेलोसिटीज के अंदर चेंज आया मास की वजह से, क्योंकि मास बॉल ए का मैक्सिमम था बॉल बी से। सो मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो यहां बन गया मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। अब उसके बाद आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बन जाएगा हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या पीछे टॉपिक में भी पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu, यानी कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना। अब बॉल ए के लिए मान लिया जो 2 ऑब्जेक्ट थे हमारे ए और बी 2 बॉल थे, तो कोलाइड जब हुआ ड्यूरिंग द कोलिजन, बॉल ए ने बॉल बी के ऊपर फोर्स लगाया, ए exert force on B, force exerts on B, A force exerts on B, A ने B के ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स बना FAB। When B अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा भी उसको रिएक्शन देता है, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से बी फोर्स एक्सर्ट, बी ने भी वापस फोर्स एक्सर्ट किया ए के ऊपर, जो हमारा बना एफ बी ए। क्या बन जाएगा, एफ बी ए। लेकिन वो इक्वल भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, तो यहां हम लिख सकते हैं एफ ए बी इक्वल टू एन माइनस एफ बी, ये बन जाएगा।
third law of motion says that to every action there is equal and opposite reaction. When UA ball का जो mass of the A is greater than mass of the B, अनबैलेंस्ड फोर्स है. अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से इसने जब इसको एक्शन किया तो इसने भी इसको अपोजिट रिएक्शन दिया, चाहे भले थोड़ा सा ही क्यों ना दिया हो, लेकिन रिएक्शन दिया. तो बॉल ए फोर्स एक्सर्ट्स ऑन बॉल बी इज एफ ए बी एंड बॉल बी फोर्स एक्सर्ट्स ऑन ए एफ बी ए. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अंडरस्टूड. अब बात करते हैं बॉल ए के बारे में. बॉल ए यानी कि मास कितना, एम ए. मास हमने उसका ले लिया एम ए. इस स्टेटमेंट को साइड में लिख लेते हैं. एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी. यहां ए के लिए मोमेंटम क्या बन जाएगा, एम ए वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय टी. फॉर बॉल ए के लिए, यानी कि हमारा जो फोर्स है वो यहाँ क्या बना, एफ ए बी बना फॉर बॉल ए के लिए. फॉर बॉल ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वी ए माइनस वी बी एम ए. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है एफ बी ए. एफ बी ए हमारा क्या आ जाएगा, एम बी यू ए माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टी. एम बी क्या आ जाएगा, सॉरी यू ए फाइनल माइनस इनिशियल ए के लिए यू ए यहां आ जाएगा वी बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी के लिए है यू बी. फॉर बॉल ए फाइनल माइनस इनिशियल, फॉर बॉल बी फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम व्हेन फोर्स अप्लाइड ए बॉल एक्सर्ट्स ऑन, किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, बी के ऊपर. एंड दिस वन इज व्हेन फोर्स अप्लाइज ऑन ए के ऊपर, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल बी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल ए. ठीक है. अब दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एफ ए बी एंड एफ माइनस बी ए. इसमें पुट कर देते हैं. किस तरीके से, एम ए बी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टी. तो इक्वल है लेकिन अपोजिट भी है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये एफ ए बी, ये एफ बी ए. जब ए ने फोर्स अप्लाई किया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और जब बी ने फोर्स अप्लाई किया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. फोर्स के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो इसके वजह से स्टेटमेंट बनी है. तो हमारा टी से टी कैंसिल आउट. अब मल्टीप्लाई कर देंगे एम ए की किसके साथ, वी ए के साथ. वी ए यहां माइनस का, क्योंकि यू ए माइनस का है तो इसकी एम ए के साथ. एम ए यू ए, ये वी ए यू ए इक्वल एंड माइनस एम बी की वी बी के साथ, माइनस एम बी वी माइनस माइनस प्लस, सो प्लस एम बी यू बी. ठीक है. अब माइनस वाले को दूसरी साइड कर दो, प्लस वाले को एक साइड कर दो. इधर बच जाएगा एम ए वी ए, यहां एम बी वी बी इधर आके प्लस एम बी वी बी इक्वल, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, सो एम ए वी ए प्लस एम बी वी यू बी. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज के साथ. सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. सी यू अगेन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.